पति पत्नी और वो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पति पत्नी के बीच में जब वो आ जाता है ना, तो तूफान आना तो निश्चित ही है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि पति या पत्नी में से कोई एक अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करता है तभी उनके रिश्ते के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है। अरे ये तीसरा तो कोई भी हो सकता है। देवरानी हो सकती है, ननद हो सकती है, बीवी की बहन हो सकती है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पार्टनर का पूरा अटेंशन खींच ले, वही होता है उनकी स्टोरी में वो। शीना गुप्ता परिवार की बड़ी बहू थी। जब वो शादी करके अपने ससुराल आई तब उसका देवर नीलू सिर्फ 18 साल का था। परिवार में इकलौती बहू होने के कारण शीना को सबसे ज्यादा प्यार और मान सम्मान मिला। शादी के साल भर के अंदर ही शीना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और वो बहू से मां बन गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और गुजरते वक्त के साथ शीना भी गुप्ता परिवार में अच्छी तरह घुल मिल गई। देखते ही देखते 8 साल का लंबा वक्त गुजर गया और 18 साल का नीलू 26 साल का युवा बन गया। शीना की सास अब अपने छोटे बेटे के लिए दुल्हन तलाशने लगी थी। नीलू के लिए टीना का रिश्ता घर में सभी को पसंद आता है और इस तरह टीना देवरानी बनकर शीना के ससुराल आ जाती है। शीना बहू देखो, अभी नई नई शादी हुई है टीना बहू की। अभी से उसके ऊपर ज्यादा काम का बोझ मत डालना। और बेटा तुम बड़ी हो, समझदार हो, तुम घर में सबकी पसंद नापसंद सब समझती हो, इसलिए देखना बेटा काम की जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर ही रखना। हाँ टीना तुम्हारी मदद जरूर कर देगी, लेकिन कोई भी काम उसके ऊपर पूरी तरह मत छोड़ना। समझ रही हो ना मेरी बात? जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। शीना महसूस कर रही थी कि जब से उसकी देवरानी टीना शादी करके ससुराल आई थी, सबकी अटेंशन सिर्फ टीना के ऊपर ही थी। सासू माँ तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो 25 साल की लड़की नहीं, 15 साल की मासूम बच्ची को ब्याह कर अपने छोटे बेटे के लिए ले आई हो, जिसे अभी दुनियादारी समझ में ही नहीं आती हो। बड़ा प्यार टपक रहा है माँ जी का छोटी बहू के लिए। अरे जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैं क्या अपने मायके से घर चलाने की ट्रेनिंग लेकर आई थी? हमने भी तो संभाला था ना सब कुछ। मेरे बारे में तो माँ जी कहती थी, करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे। और अब जब टीना की बारी आई है तो माँ जी हर काम से उसे ये कहकर साइड कर देती है, अभी छोटी है, समय लगेगा, सीख जाएगी। ये तो गलत बात हुई। सास का छोटी बहू के लिए जरूरत से ज्यादा केयरिंग नेचर बड़ी बहू की आंखों में किरकिरी बना हुआ था। सास की शेह में यूं ही जिम्मेदारियों से बचते बचते छोटी बहू टीना की शादी को भी 1 साल का लंबा समय बीत जाता है। पिछले 1 साल में टीना ने घर के काम में सिर्फ नाम के लिए ही शीना की मदद की थी। सुबह का खाना हो या रात के डिनर की तैयारी, घर की साफ सफाई हो या रिश्तेदारों की आवभगत, हर काम के लिए उनकी सास टीना को पीछे करके शीना को ही आगे कर देती। कहने को तो शीना घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन अब इस जिम्मेदारी से उसे कुड़न होने लगी थी। 1 साल के बाद, मम्मी जी आप हमेशा यही कहते हो ना कि टीना छोटी है, उसे घर के रीति रिवाज परंपरा नहीं पता। ठीक है, आपकी बात मानकर 1 साल पूरा घर मैं अकेले चलाती आई हूँ। पिछले 1 साल में टीना ने सिर्फ दूर से खड़े होकर तमाशा देखा है। अगर वो ऐसे ही दूर खड़े रहेगी तो ना तो कभी सीख पाएगी कि घर के काम कैसे होते हैं और ना उसे इच्छा होगी। देखिए अब बहुत हो चुका माँ जी, अब आप घर के काम दोनों में बांट दीजिए। अरे 10 साल होने को आए मेरी शादी को, मैं भी इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभालते संभालते थक गई हूँ। और फिर मेरा मुन्ना भी बड़ा हो रहा है, उसे भी मेरे समय की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास तो समय बचता ही नहीं, क्योंकि अपने पति और बच्चे के अलावा मुझे तो देवर जी को भी देखना होता है। उनकी पत्नी के आने के बाद भी उन्होंने कहा मुझे अपनी जिम्मेदारियों से फ्री किया है अभी तक। वैसे बात तो तेरी ठीक है बड़ी बहू, अब साल भर होने को आया, तब तक तो छोटी भी घर के तौर तरीके खान पान समझ ही गई होगी। ठीक है, शाम को दोनों मेरे कमरे में आ जाना, मैं काम का बंटवारा कर देती हूँ। और वैसे बंटवारा करने जैसी भी क्या बात है बेटा, घर में काम ही कितना है, दोनों मिलजुल कर लिया करो। ये तो अपनी अपनी समझदारी की बात है ना बेटा। मम्मी जी जिस तरह से आज तक आपने टीना को सब कामों से दूर करके रखा हुआ है ना, इतनी आसानी से वो जाकर काम में हाथ नहीं लगाने वाली। अगर मैं उससे काम के लिए कहूँगी ना तो वो मुझे गलत समझेगी। इसलिए भलाई इसी में है कि आप अपने आप उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ और कहो कि अब वो भी कल से घर की आधी जिम्मेदारियां उठाए। इतना तो आप भी जानती होगी ना माँ जी कि घर चलाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होती, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अरे बेटा वो तुम्हारी देवरानी है और देवरानी ना छोटी बहन की तरह होती है। अब उसके आने से पहले भी तो 8-9 साल से तू घर चला रही थी, तब तो तुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि पूरे घर की जिम्मेदारी तुझे अकेले उठानी पड़ रही है। अब टीना आ गई है तो तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे ऊपर काम ज्यादा बढ़ गया है।
ये तो बस सोच की बात होती है। अपनी सोच सही रखो तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मम्मी जी, मैंने पिछले 8-9 साल यही सोचकर बिताए थे कि आज नहीं तो कल इस घर में एक और बहू आएगी और आकर मेरे काम में मदद करेगी। अपनी जिंदगी में सुकून किसे नहीं चाहिए होता। अब आप भी तो हमेशा से यही चाहती होगी ना कि आपके बेटों की शादी हो चुकी है तो अब आप भी चैन की बंसी बजाए और बहू के हाथ के गर्मा गर्म रोटी खाए। अगर मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ तो इसमें गलत क्या है? और ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि एक आदमी गधे की तरह काम करता जाए और दूसरा टांग पर टांग रखकर सिर्फ आराम फरमाता रहे। सास मंजुला को समझ में आ गया था कि अब शीना और टीना के बीच में ज्यादा नहीं बनने वाली, क्योंकि शीना के सुर उसे अभी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। और फिलहाल मामले को शांत करने के लिए मंजुला सास दोनों बहू को बुलाकर काम को आधा आधा बांटने की हिदायत दे देती है। जब से शीना ने सास से कहकर देवरानी टीना के आराम को खत्म करके उसे घर के कामों में लगाया था, टीना जेठानी शीना को देखकर चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। उसने एक अनकही सी होड़ पाल ली थी। अब शीना जो भी काम करती, टीना भी उसकी नकल करके उसके जैसा या उससे अच्छा करने की कोशिश करती। टीना, कल मेरा चतुर्थी का उपवास है, इसलिए मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। आज रात का खाना तुम देख लेना। ठीक है भाभी। जेठानी के जाने के बाद ये अच्छा तरीका है काम न करने का। हाथों में मेहंदी लगवा लो और फिर उसके बाद बैठ जाओ सारा काम छोड़कर। कोई बात नहीं, मेरा नाम भी टीना है। बना दूंगी मैं आज सारा खाना, लेकिन कल सारी मेहनत वापस न निकाली तो मेरा नाम भी टीना नहीं। अगले दिन सुबह, भाभी मैंने सोचा है इस साल से मैं भी चतुर्थी का उपवास करूंगी, इसलिए मैं भी जा रही हूँ हाथों में मेहंदी लगवाने, तो प्लीज़ घर का काम ना आप देख लेना। शीना अच्छी तरह जानती थी कि टीना ने सिर्फ घर के काम से बचने के लिए ही मेहंदी लगवाने का नाटक किया है। एक दिन ऐसे घर का काम अकेले करना पड़ गया तो अगले दिन नाटक करके बैठ गई कि वो भी उपवास रखेगी, इसीलिए मेहंदी लगवा रही है। अरे शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है इस लड़की में। और माँ जी चाहती है कि मैं इसे महारानियों की तरह सोफे पर बिठा दूं और नौकरानी बनकर सारा काम खुद करूं। अगर देवरानी छोटी बहन होती है तो जेठानी भी बड़ी बहन होती है। ये पाठ पढ़ाना शायद मम्मी जी भूल गई है इसको। टीना के अंदर अगर जरा सा भी अपनेपन का भाव होता तो वो कम से कम आज मेहंदी लगाने का नाटक ना करती। ठीक है, कर लेने दो इसे नाटक, समय आने पर मैं बताऊंगी। देख तो कैसा लग रहा है मेरा ये नेकलेस, चिंटू के पापा ने मैरिज एनिवर्सरी पर लाकर दिया है। अच्छा है भाभी, लेकिन आपको एक राज की बात बताओ, इस बार अमित भी हमारी एनिवर्सरी पर मुझे नेकलेस ही देने वाले हैं। और आपको पता है हम तो डिज़ाइन भी पसंद करके आ चुके हैं, पूरे 3 तोले का है। हाँ हाँ, मैंने तुझे नेकलेस दिखा दिया, तो अब तो तुझे भी एनिवर्सरी पर नेकलेस ही मिलेगा। मेरा नेकलेस 2 तोले का है तो जाहिर सी बात है तेरे नेकलेस को तो 3 तोले का होना ही है। अब चाहे उस 3 तोले के नेकलेस को लेने के लिए देवर जी को अपनी किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए, लेकिन ये महारानी अब नेकलेस लेकर ही रहेगी। जैसा कि शीना ने सोचा था वैसा ही हुआ और 2 महीने बाद आने वाली उनकी एनिवर्सरी पर टीना ने भी एक नेकलेस खरीद लिया जो शीना के नेकलेस से ज़्यादा भारी था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ टीना ही शीना की देखा देखी किया करती थी, शीना भी इस मामले में कोई कम नहीं थी। कुछ दिनों के बाद टीना ने अपनी बहन की शादी के लिए 10,000 की बनारसी साड़ी खरीदी और खुश होकर वो जेठानी शीना को दिखाने पहुंच गई। देखो भाभी कैसी लग रही है ये साड़ी। बनारसी है क्या? अरे भाभी 100% ओरिजिनल बनारसी है, पूरे 10,000 की लिए मैंने, मुझे पक्का पता है। आपके पास तो ऐसी कोई साड़ी नहीं होगी। हाँ टीना, तू सही कह रही है, बनारसी सिल्क साड़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं भी ना सोच रही थी कि कब तक एक जैसी साड़ियाँ पहन पहन के बोर होती रहूंगी। इस बार मैं भी ना अपने बर्थडे पर एक बढ़िया सी बनारसी सिल्क की साड़ी लेने वाली हूँ। अरे भाभी, बर्थडे पर बनारसी सिल्क साड़ी कौन पहनता है? अपने बर्थडे के लिए आप कोई हल्की फुल्की सी जॉर्जेट या क्रेप की साड़ी ले लो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, जॉर्जेट तो बहुत है मेरे पास, इस बार तो मैं बनारसी ही लूँगी। शीना और टीना की ये होड़ बरसों से चल रही थी, जिससे उनके पति, बच्चे, यहाँ तक कि सास ससुर सभी लोग बहुत परेशान थे। लेकिन शीना और टीना के ऊपर किसी की भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना तो उन्हें अंधाधुंध बेवजह खर्च होता हुआ पैसा नजर आता था और ना ही घर में किसी की बात समझ में आ रही थी। एक दिन, मम्मा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने आपको कहा ना मुझे अपना स्कूल चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना तुम्हें स्कूल चेंज? और तुम किस स्कूल में पढ़ोगे इस बात का डिसीजन तुम नहीं, मैं और तुम्हारे पापा लेंगे।
तो पापा कह रहे हैं ना कि उन्हें मेरा स्कूल चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप ही ज़िद कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ मैं उस स्कूल में खुश हूँ, तो क्यों आप ज़बरदस्ती मेरा स्कूल चेंज करना चाहती हैं? देख चिंटू, मुझे ना तेरे साथ कोई बहस नहीं करनी, और ये तेरा ना बात बात पर मेरे साथ जुबान लड़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। मैं आपके साथ ज़ुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। मुझे शुरू से इसी स्कूल में पढ़ना है। मेरे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, मुझे अच्छा लगता है इस स्कूल में। हर साल इतने अच्छे ग्रेड से पास हो रहा हूँ मैं। आपको और क्या चाहिए? स्कूल चेंज करने का कोई रीज़न भी तो होना चाहिए कि सिर्फ़ आपकी ज़िद के लिए मैं अपना स्कूल बदल लूँ। चिंटू अपनी जिद पर अड़ा था, लेकिन शीना के पास चिंटू की बातों का कोई जवाब नहीं था। दरअसल अभी 1 साल पहले ही टीना ने अपने बेटे बिट्टू का एडमिशन शहर के नामी स्कूल सिटी मॉन्टेसरी में कराया था। चूंकि मॉन्टेसरी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था, इसलिए हर रोज टीना अपने बेटे की स्कूल की बढ़ाई मसाला लगाकर उसे सुनाती और शीना के बेटे के स्कूल को नीचा दिखाती, जिससे शीना बहुत ही छोटा महसूस करती थी। देख चिंटू, छोटे स्कूल से निकलकर बड़े स्कूल में एडमिशन करा रहे तेरा, तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि अब तू भी सिटी मॉन्टेसरी में जाएगा। मम्मी, छोटा बड़ा स्कूल कुछ नहीं होता। मेरा स्कूल किसी भी मामले में दूसरे स्कूल से कम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं वो सारे ब्रिलियंट हो जाते हैं। होगा सिटी मॉन्टेसरी बहुत बड़ा स्कूल, लेकिन हर साल स्टेट का टॉपर हमारे स्कूल से निकलता है। चिंटू के लाख समझाने के बाद भी शीना के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो अपनी जिद में आकर चिंटू का एडमिशन सिटी मॉन्टेसरी कॉन्वेंट स्कूल में कर देती है। क्योंकि चिंटू अब तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहा था, इस तरह से अचानक सेशन के बीचों बीच उसका एडमिशन आईसीएसई बोर्ड में कर देने के कारण चिंटू बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था और चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। चिंटू बेटा, क्या बात है? आजकल तो किसी से भी अच्छी तरह से बात नहीं करता। ऐसा तो मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं था। हैं? फिर ऐसे चिड़चिड़ा क्यों रहता है बच्चा? मुझे किसी से बात नहीं करती दादी। मैं क्यों करूं? इस घर में किसी को मेरी चिंता है क्या? अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसा क्यों कह रहा है तू? अरे तू तो मेरा लाडला है। मैं तुझे प्यार नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? जाने दो दादी। जब मम्मी मेरा ज़बरदस्ती सिटी मॉन्टेसरी में एडमिशन करवा रही थी, तब तो आपने मम्मी को नहीं रोका। अब ऐसा झूठा प्यार दिखाने का क्या फ़ायदा? जब मुझे आपकी और पापा की ज़रूरत थी, तब किसी ने भी सामने आकर मम्मी को नहीं रोका। अरे बेटा, तेरी मम्मी और चाची के बीच में बोलना ना अपने बाल नुचवाने के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे की होड़ करने के चक्कर में पागल हो गई है। पहले तो गहने, कपड़े, जूते की होड़ करती थी, लेकिन अब इन्होंने अपने बच्चों को भी इस रेस में उतार दिया है। तेरी बात सही है बेटा, शीना ने गलत तो किया है। जब बच्चा खुशी खुशी एक स्कूल में पढ़ रहा था, तो इस तरह अचानक से उसका स्कूल बदलवाने का कोई तुक नहीं बनता। आपको पता है दादी, मुझे कितनी परेशानी आ रही है इस नए स्कूल में। कोई मेरा दोस्त नहीं। ऊपर से सेशन के बीचों बीच मम्मी ने मेरा स्कूल बदलवा दिया। किसी भी सब्जेक्ट का वर्क मेरा कंप्लीट नहीं है, और नए स्कूल के बच्चे मुझे कोऑपरेट भी नहीं करते। अपने स्कूल का टॉपर था मैं, लेकिन इस स्कूल में जब से आया हूँ, बच्चे मुझे नीचा दिखाते हैं। उनके हिसाब से मुझे कुछ आता ही नहीं। आप ही बताओ दादी, क्या मैं इतना लूजर हूँ? कभी कभी तो दिल करता है मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। कम से कम मुझे सिटी मॉन्टेसरी में तो नहीं जाना पड़ेगा। ये तूने सही आइडिया दिया है चिंटू। अब हमें ऐसा ही करना है। तू सच में गायब हो जा। जब तेरी माँ को अक्ल आएगी कि उसने अपने बच्चों के साथ क्या किया है, तब वो सुधरेगी। मैं कुछ समझा नहीं दादी। अरे तो बस वही करता जा जो मैं तुझे कहूँ। तेरी माँ की अक्ल ठिकाने लगाने का आइडिया मुझे मिल गया है। 2 दिन के बाद शाम के 4 बजे। अरे बड़ी बहू, चिंटू अभी तक घर क्यों नहीं आया? रोज तो 2 बजे तक आ जाता है। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। मैं तो खुद परेशान हूँ। उसके सारे दोस्तों को भी फ़ोन कर लिया, सब लोग अपने घर पहुँच गए, बस हमारा चिंटू अभी तक घर नहीं आया। मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है। अच्छा सुन, तो उसके बेस्ट फ्रेंड मोनू को फ़ोन लगा। उसे ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ गया है। मोनू को फ़ोन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है माँ जी। मोनू तो उसके पुराने स्कूल में पढ़ता है ना, और हमने तो चिंटू का स्कूल बदलवा दिया है। इस नए स्कूल में तो उसका कोई दोस्त ही नहीं बना।
समझ में नहीं आ रहा, पूछूं तो किसे पूछूं, कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूं अपने बच्चे को। ये क्या है बड़ी बहू, ये देख, ये सोफे के कुशन के पीछे मुझे चिंटू की चिट्ठी मिली है। देख क्या लिखा है इसमें। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस चिट्ठी में लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रहा है और अब कभी लौट कर नहीं आएगा। हे राम, ये क्या हो गया? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अब रोने पीटने से क्या होगा? जब वो बच्चा रो रो के तुझे कह रहा था कि उसका स्कूल मत बदलवा, तब तो तूने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। अरे बेटा, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी के निर्णय उनसे पूछे बिना नहीं लिए जाते। और तेरा बेटा अब 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, दुनियादारी समझ में आती है उसे। पुराने स्कूल में उसके यार दोस्त थे, स्कूल का माहौल उसे जम गया था। कितना अच्छा बच्चा है वो, हमेशा पूरे नंबर लाता है, मेहनत से पढ़ाई करता है। लेकिन उसकी मेहनत का क्या फल दिया तुमने उसे? उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका स्कूल बदलवा दिया। अगर मेरे चिंटू का स्कूल बदलवाने से पहले तूने उसकी बात सुन ली होती ना, तो आज हम लोग सब यहाँ बैठ कर रो ना रहे होते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरा पोता कहाँ गया होगा। कहीं किसी गलत हाथों में पड़ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसी बात मत करिए माँ जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी भी किसी को देख कर नहीं चलूँगी। और अंधी हो गई थी मैं छोटे के साथ होड़ करने में। भूल गई थी कि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और अपनी अपनी दौड़ होती है। किसी की किसी के साथ होड़ हो ही नहीं सकती। बस भगवान एक बार मेरा बच्चा वापस आ जाए, मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूँगी। शीना के बार बार सर पटकने पर दादी चिंटू के गायब होने का राज खोल देती है। दादी के कहने पर चिंटू भी वापस लौट आता है और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। गुड्डन की शादी अभिषेक से हुई थी। शादी के बाद वो घर की बड़ी बहू बनकर घर में सबकी लाडली हो गई। घर के हर छोटे बड़े काम के लिए धीरे धीरे सभी लोग गुड्डन पर निर्भर हो गए। गुड्डन भी स्वभाव से बड़ी ही मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी, इसलिए उससे अपना कोई भी काम करवाने में घर में किसी को कोई भी संकोच नहीं होता था। धीरे धीरे समय बीता और घर की बागडोर पूरी तरह से गुड्डन बहू के हाथों में आ गई। एक दिन, सुनते हैं जी, बड़ा परिवार है, आखिर कब तक गुड्डन बहू अकेले पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती रहेगी? मुझे तो वो घर के किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम विनय के लिए भी गुड्डन जैसी ही कोई समझदार और सुशील लड़की ढूंढ लें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीता। मैं भी सोच रहा था कि अब विनय की भी शादी की उम्र हो गई है, समय से उसके भी हाथ पीले कर देते हैं ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो और हम भी गंगा नहाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, आप चिंता मत करिए, मेरी एक सहेली है, मैं उससे बात करूँगी। वो ज़रूर हमारे विनय के लिए कोई बढ़िया सी लड़की बताएगी। अरे उसका तो मैरिज ब्यूरो का ही काम है। ये मैरिज ब्यूरो वाली लड़की पर ना हमें कोई ख़ास भरोसा है नहीं। देखो, लड़की ये पहचान वाली होनी चाहिए, ऐसे ही किसी अनजान परिवार में बेटे का रिश्ता थोड़ी ना जोड़ा जाता है। अरे आप रहने दीजिए, कहाँ पुराने विचार लेकर बैठ गए। आजकल तो सब रिश्ते ऐसे ही जुड़ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, मैं देख लूँगी। मीता अपने बेटे विनय के लिए लड़की की तलाश तेज कर देती है और जल्द ही उसे एक मीनू नाम की लड़की अपने बेटे विनय के लिए पसंद आ जाती है। कुछ ही दिनों में मीनू शादी करके मनोहर निवास आ जाती है। शादी के बाद, अरे मीनू जल्दी करो, तुमने अभी तक मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं किया। अगर तुम इसी स्पीड से काम करोगी तो हो चुकी मेरी नौकरी। अरे कुछ सीखो भाभी से, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे अपने कपड़े समय पर प्रेस किए हुए ना मिले हो। नई नवेली दुल्हन मीनू पति के मुंह से भाभी का नाम सुनकर जल भून जाती है। ठीक है, तो फिर कल से अपनी भाभी से ही सब काम करवा लेना। मैं जा रही हूँ, मेरे पास और भी बहुत से काम है। अरे इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात थी, जो तुम काम को आधे में छोड़कर यहाँ से भागी जा रही हो? पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस मीनू को हर बात में भाभी से खुद को बेहतर ही क्यों दिखाना है। भाभी पूरे 6 साल से घर संभाल रही है, ये बात एक्सेप्ट करने में कैसी शर्मिंदगी कि भाभी मीनू से हर काम में एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे है। विनय की बड़बड़ाने की आवाज़ कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई मीनू सुन लेती है। चोरू का गुलाम तो सुना था, लेकिन ये तो भाभी का गुलाम पहली बार देख रही हूँ। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है ये आदमी। नई नई शादी हुई है और इन्हें भाभी के गुणगान गाने से ही फुर्सत नहीं।
मैंने भी सबके दिलों से भाभी को निकाल कर अपनी जगह ना बना ली तो कहना। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। विनय का हर बात में मीनू को गुड्डन से कंपेयर करने के कारण अब मीनू के मन में जलन भावना आ गई थी, जिसके कारण वो खुद को बेहतर साबित करने के लिए हर बात में उल जुलूल तर्क देने लगी थी। मीनू भाभी, आपने गुड्डन भाभी को देखा है? क्यों, क्या बात है मंजरी, कुछ काम है तो मुझसे कहो। भाभी आपकी बस का काम नहीं है इसीलिए गुड्डन भाभी को ढूंढ रही हूँ। अरे ऐसा क्या काम है, मुझे भी तो पता चले जो मैं नहीं कर सकती। भाभी, बड़ी भाभी ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प कर देती है। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है ना अरे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होती थी। तुम ऐसा करो, कल से केमिस्ट्री पढ़ने मेरे पास आ जाया करो। क्या भाभी, डिस्टिंक्शन? सच में? नहीं तो क्या, मैंने केमिस्ट्री में पीजी किया हुआ है। केमिस्ट्री की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं ना सॉल्व कर सकूं। मीनू ने मंजरी को केमिस्ट्री जैसा कठिन सब्जेक्ट पढ़ाने का वादा तो कर दिया था, लेकिन अब वो अपनी ही कही बातों में फंस गई थी, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने में तो उसकी भी जान जाती थी। अब वो मंजरी को क्या पढ़ाएगी, यही सोच सोच के उसे टेंशन हो रही थी रात के समय। अरे तुम भाभी से जलती हो वो तो ठीक है, लेकिन जलन में इतनी लंबी 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 फेंकती क्यों कि खुद से ही संभाली ना जाए। किसने कहा था मंजरी के सामने खुद को केमिस्ट्री की स्कॉलर बताने के लिए? तुम तो ऐसा ही कहोगी, भाभी की भक्त जो ठहरे। लेकिन मैं तुम्हारी भाभी से किसी मामले में कम नहीं हूँ। अगर तुम्हारी भाभी 19 है ना तो मैं उनसे 20 ही हूँ। ये बात मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मीनू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हें खुद को साबित करना है तो तुम पढ़ाई करो। बेचारी मीनू रोज़ रात को 2-2 घंटे पढ़ाई करती, तब जाकर मंजरी को आधा घंटा पढ़ा पाती। कुछ दिन बाद, माँ जी आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरे भाई ने ना नई गाड़ी खरीदी है और मुझसे वो गाड़ी देखे बिना रहा नहीं जा रहा। आपको पता है माँ जी, पूरे 10 लाख की गाड़ी ली है मेरे वीरे ने। लगता है आपके यहाँ ये पहली गाड़ी आई है, शायद इसीलिए आप इतना खुश हो रही हैं। मेरे मायके में तो पहले ही 12 लाख वाली 2-2 गाड़ियाँ हैं। एक मेरे पापा चलाते हैं और दूसरा मेरा भाई। मीनू की बात सुनकर सास मीता बड़ी हैरान हो जाती है। मैं तो समझती थी कि इसके घर वालों ने शादी में ज़्यादा दान दहेज नहीं दिया, मतलब गरीब होंगे, लेकिन ये तो देखो 12-12 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन मीनू के पापा उससे मिलने के लिए आते हैं। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? बाहर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिल गई आपको या नहीं? अरे समधन जी क्यों मजाक कर रही है, हमारे पास कहाँ गाड़ी है, मैं तो ऑटो से आया हूँ। अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है समधी जी, चिंता मत करिए, आपसे दहेज नहीं मांगने वाले हम लोग। अब आप ये सच बड़े आराम से कबूल कर सकते हैं कि आपके पास एक नहीं 2-2 गाड़ियाँ हैं। अरे समधन जी हमारे पास 2-2 गाड़ियाँ हैं और हमें ही नहीं पता, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपसे ये सब किसने कह दिया? और कौन कहेगा, आपकी ही बेटी ने कहा कि उसके मायके में तो 12 लाख वाली 2-2 गाड़ियाँ हैं, जिसमें एक उसका भैया चलाता है और एक पापा। मति भ्रष्ट हो गई है क्या मीनू की? आप मेरा यकीन करें, हमने शादी के समय आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो क्या मैं आपको अच्छा दहेज नहीं देता? बात को बिगड़ता देख मीनू अपना माथा पीट लेती है। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अब क्या करूं? पता नहीं कैसी किस्मत है भाभी की कि मैं चाहे जितनी तिकड़म लगाऊं, हर बार उन्हें छोटा दिखाने के चक्कर में मैं खुद ही उलझ जाती हूँ। खैर, मीनू ने समय पर आकर सासू माँ और पापा के बीच पैदा हुई गलतफहमी को मिटा दिया। अरे मम्मी जी, मैं तो बस भाभी के साथ मजाक कर रही थी, बाकी तो आप जानती है मेरे पापा के पास इतना रुपया कहाँ कि वो 2-2 गाड़ी रखें। मीनू के समझाने के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद, अरे मीनू बहू, गुड्डन बहू को ज़रा इधर बुलाना, मैं आज रिश्तेदारी की शादी में जा रही हूँ। उसका 15 लाख वाला डायमंड सेट पहन कर चली जाती हूँ, सब इम्प्रेस हो जाएंगे। माँ जी आप मेरा हार पहन लीजिए ना, मेरा हार तो पूरा 16 लाख का है और उसके तो डायमंड भी अमेरिकन क्वालिटी के हैं, जो भी देखेगा देखता रह जाएगा। छोटी बहू के मुंह से उसके हार की इतनी तारीफ सुनकर सास मीता उसका 16 लाख वाला हार पहनकर पार्टी में चली जाती है। कुछ देर बाद मीता पार्टी से वापस आती है। मीनू बहू इधर तो आ ज़रा, नालायक कहीं की, सारे रिश्तेदारी में मेरा मजाक बनवा दिया। क्या बात है माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं?
अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या नाचूं? तुझे शर्म नहीं आई अपना 1000 रुपये का सेट मुझे 16 लाख का बताकर पहनाते हुए? आज ही तेरे पापा को फोन करके तुझे उनके हवाले कर दूंगी। सारे समाज के सामने मेरी जग हंसाई करा दी तूने। और मैं मूर्ख वहां पार्टी में जाकर तेरे नकली हार को 20 लाख का बताकर वाह वाही लूटना चाह रही थी। तभी तेरी जल कुकड़ी चाची सास ने 1 मिनट में फोन पर इस हार का दाम दिखाकर सबके सामने मेरी पोल खोल दी। आज इतनी बेइज्जती हुई है ना मेरी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। बात तो मीता की बिल्कुल सही थी। जेठानी से खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में मीनू ने वास्तव में अपना आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड वाला सेट सासू माँ को असली डायमंड बताकर पकड़ा दिया था। उस दिन तो घर में ऐसा क्लेश हुआ कि मीनू ने आगे से जेठानी से न जलने की कसम खा ली।